नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। कॉज एंड इफेक्ट जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर मैंने दो शायद 23 के किसी एक जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट में और 24 के एक पेपर में मैंने दो तीन क्वेश्चन इस तरीके के देखे हैं। नॉट श्योर कि कॉज एंड इफेक्ट का ही देखा है, लेकिन ये तीन चार टॉपिक होते हैं छोटे छोटे। कॉज इफेक्ट होता है, स्टेटमेंट एजम्पशन होते हैं, ये चार पांच छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिनसे एक क्वेश्चन मैंने एक दो पेपरों में क्वेश्चन मैंने देखा हुआ। मैंने सोचा कि चलो एक बार ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, कुछ नहीं टाइम लगेगा इनमें, एक क्वेश्चन करवा के मैं आपको सिर्फ आइडिया दे दूंगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कम से कम आइडिया रहेगी कि इनमें क्या करना होता है। ठीक है, इसलिए हम जो है बीच में एक आध तीन चार टॉपिक किए हैं, इन टॉपिक को देख लेते हैं। इसके बाद वापस से हम जो ब्लड रिलेशन वगैरह जो पढ़ रहे थे हम वापस उन्हें टॉपिक में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं, इनसे रिलेटेड जो आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो आप वहीं से वो चीजें देख सकते हो जहाँ पे हमने पहले आप लोगों को शेयर किया हुआ। तो कोज एंड इफेक्ट क्या होता है, देखो पहले तो ये सुनो। कोज एंड इफेक्ट होते हैं कि जैसे आपके जो भी रियल लाइफ से रिलेटेड जो होता है, ठीक है, कई लोग इसको डायरेक्ट उस तरीके से पढ़ाते हैं क्वेश्चन बेस पे, लेकिन सच मायने में ये क्या होता है ना कि आपके जो रियल लाइफ के कुछ भी टॉपिक हो, रियल लाइफ बेस्ड टॉपिक होते हैं, वैसे टॉपिक उस पे एक क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, मेरा गला बहुत खराब हो चुका है, तो आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा मैनेज करके चलिए। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, तो लेकिन आपकी एग्जाम पास में है तो सोचा कि चलो जैसा भी है आप लोगों को एक बार इसका रिविजन जरूरी है तो वो मैं करवा देता हूँ। सिंगल स्टेटमेंट जो है कभी भी एक खोज नहीं हो सकती किसी भी चीज का। एक किसी भी चीज का कारण जो होता है, कारण और उसका प्रभाव, इसको हिंदी में अगर अपन देखेंगे कारण और परिणाम बोल सकते हैं, कारण या इसका प्रभाव बोल सकते हैं। अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो उसका क्या होगा, कारण एवं प्रभाव, या परिणाम भी बोल सकते हैं हम इसको, प्रभाव लिखते हैं। ओके, ये होता है हमारे पास एक इसका हिंदी मीनिंग। तो कभी भी एक सिंगल जो स्टेटमेंट होती है वो कभी भी किसी का कोज नहीं हो सकता या उसका एक इफेक्ट को नहीं दर्शा सकता। केवल तभी संभव है जब उसका परिणाम साथ दिया गया। अगर किसी कोज का, किसी कारण का, किसी स्टेटमेंट का परिणाम साथ में दिया हुआ है तभी उसका जो इसको समझ सकते हैं। अकेले कथन हमेशा किसी का परिणाम नहीं होते हैं। अकेले कथन जो है आपका परिणाम नहीं बन सकते, उसके लिए उसके साथ में उसका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाया गया होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन करूंगा सिर्फ इसका, और 10 मिनट का एक टॉपिक होगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इस तरीके का क्वेश्चन है, गारंटी है आप इस तरीके के क्वेश्चन को सही करके जाओगे पूरा 10 मिनट का वीडियो देख के भी। अगर इससे में भी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप इसके वीडियो के में कमेंट करके मुझे बता देना। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं और इसकी वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये टॉपिक है ना, इनमें से चार पांच टॉपिक में से एक क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। बट हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं कि सभी, अगर आप कभी आगे जरूरत पड़े तो आप उसको पढ़ सको, तो मैं टॉपिक सभी कवर करके चलूंगा। बट इसमें से कम आते हैं तो मैं इसको कम टाइम दूंगा और जल्दी इसको निपटाने करूंगा। वापिस बाकी जितने आगे के भी जो टॉपिक है उनमें भी हम फटाफट इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, उस क्वेश्चन के बेस पे ही आपको इसका आंसर देना होगा। मान लीजिए मैं आपको बोल के बताता हूँ, उसके बाद आपको उसका बताना है कि क्या असर हो सकता है और क्या इसका कोज एंड इफेक्ट, क्या आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या जानना है कि दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, पर क्यों, कारण क्या है। ठीक है, अब ये आपके सामने एक लाइन होगी इस तरीके से। अब बारिश होना तो क्या हुआ, एक प्रभाव हुआ। हो सकता है चक्रवात हो सकता है मॉनसून हो, मतलब परिणाम उसके बाद में आता है। पहले बारिश हुई है कि दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, ये एक सेंटेंस दे दिया। अब बारिश हो रही है पर क्यों, अब इसका क्या कारण हो सकता है, क्या इसका परिणाम हो सकता है, क्या इसका प्रभाव होगा, वो सब चीजें बाद में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने एक स्टेटमेंट हो जाएगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें बतानी होगी।
डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पे अपन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधि के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में अजम्पशन क्या दे रखा है? एक कि या एक स्टेटमेंट क्या दे रखी हुई है कि अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधि के बारे में निवासियों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि इलाके में ज्यादा गतिविधियां हो रही थी। उससे निपटने के लिए लोगों ने या वहां के नागरिकों ने जो है अपराधियों के खिलाफ जाके या आपराधिक जो गतिविधियां होती थी उनके खिलाफ जाके थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। एक लाइन ही दी हुई है। अब बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है कि संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि संदिग्ध जो व्यक्तियों के निवास स्थान थे वहां पे तलाशी ली गई और उस तलाशी के बाद में जो भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त था उन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो इसके अंदर जो है अब हुआ क्या कि ए जो है हमारा एक कारण था कि किसी कारणवश जो है उसको थाने में रिपोर्ट की गई थी। अब बी उसके बाद में क्या आया? बी जो है उसका परिणाम है। परिणाम में क्या दिखाया गया है? इफेक्ट जो था उसका। कोज जो था, कोज क्या था? कोज था इसमें कि आपराधिक गतिविधि के बारे में जो भी निवासियों ने रिपोर्ट की थी थाने में उसको हम कोज के तौर पर देखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाश ली गई और वहां से लोग पकड़े गए तो ये उसका इफेक्ट हुआ था, ये उसका इफेक्ट था। तो ए क्या बना हमारा इसमें? इसमें कोज बना और बी बना हमारा इसमें इसका कारण। अब ऑप्शन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा? आपको ऑप्शन देगा वो इस तरीके से चार। ठीक है। उन चार ऑप्शनों में क्या होगा? उन चार ऑप्शनों में पहला होगा क्या ए, नहीं सॉरी, क्या बी ए का स्पष्टीकरण है? इस तरीके से दे देगा। बी ए का स्पष्टीकरण नहीं है, इस तरीके से दे देगा। ए सत्य है लेकिन बी इसका अनुपालन नहीं कर रहा, इस तरीके से कुछ दे देगा। या ए और बी दोनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं, स्वतंत्र स्टेटमेंट है। इस तरीके से वो चार आपको कुछ भी बना के दे देगा तो आपको पहचानना है। अब जो मैंने ये बोला, जो आपके सामने अभी क्वेश्चन में मैंने बताया था, उस क्वेश्चन में क्या था कि आपराधिक गतिविधि थी। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। आपराधिक गतिविधि, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ। अगली जो स्लाइड आए, अगला जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक में आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू इनको करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आपराधिक जो गतिविधि है उन आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ रिपोर्ट करवाए थाने में। इन रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये इसका क्या हुआ? इसका एक परिणाम है। तो अब इसमें हम देखेंगे तो क्या ए और बी दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र वाक्य है? नहीं है। एक का कारण है एक किसी चीज का और उसका प्रभाव क्या पड़ा है, उसका खोज क्या था हमारा ए जो था, और उसका परिणाम प्रभाव क्या था, वो प्रभाव हमें बी में दिखाया गया है। तो जो पहला ऑप्शन इसमें आपको मिल रहा था बी ए का स्पष्टीकरण है या बी ए का परिणाम है, वही इसका आंसर आपको सही होगा। आपके लिए वही आंसर इसके लिए सही होगा। तो ये होता है एक तरीके से कॉज एंड इफेक्ट का, कि किस तरीके से आपको इनके अंदर क्वेश्चन का आंसर दिया होता है। ये पांच टॉपिक है, पांच टॉपिक आपको देखने में एक जैसे ही लगेंगे लेकिन इनमें हल्का सा माइनर जो अंतर होता है वो आपको समझना पड़ेगा। कॉज इफेक्ट में क्या होगा? कॉज इफेक्ट के अंदर जो है डेली लाइफ जो रहती है, आपकी रियल लाइफ जो इवेंट होते हैं उस तरीके का आपके पास सेंटेंस आएगा। उस सेंटेंस को दिया रहेगा, एक लाइन रहेगी, उस लाइन में उसका कुछ ना कुछ की ये रहेगा कि उसके स्टेटमेंट में कुछ बताया जाएगा, आपको किसी चीज को लिए गाइड किया जाएगा, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और फिर उसके नीचे उसका परिणाम रहेगा, इफेक्ट रहेगा, उसका प्रभाव रहेगा कि क्या उसका प्रभाव हुआ है। अब दोनों अगर सेंटेंस एक साथ मैच कर गए
उसका जो फर्स्ट वाला पोज था उसका इफेक्ट आपको सेकंड वाक्य में नजर आ रहा है, तो आप जो है उन दोनों को एक साथ कर देंगे कि जो है सही स्पष्टीकरण है और ये इसका इफेक्ट है। ओके। और नहीं तो फिर जो सेंटेंस में जो भी ऑप्शन में आपको आंसर मिले उस तरीके से आप आंसर दोगे। हो सकता है दोनों अलग अलग तरीके के सेंटेंस दे दे, तो हमें वो इफेक्ट उसका देखने को नहीं मिलेगा। ओके। तो ये जो है आपका इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने आया है। अब दूसरा देखो, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने इस तरीके का और बताता हूँ जिससे आपको एक और क्लियरिटी मिल जाएगी। एक क्वेश्चन क्या आया है इसमें कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि त्योहार से पहले स्कूल में छुट्टी की घोषणा की गई। ये आपके सामने एक स्टेटमेंट। और बी स्टेटमेंट क्या हुआ, सेम यही, त्योहार से पहले कॉलेज में छुट्टी की घोषणा की गई। ए, ये पूरा सेंटेंस, दो सेंटेंस आपके सामने, दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि उसमें स्कूल लिखा हुआ है और इसके अंदर जो है कॉलेज लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, क्या फर्स्ट वाला कोई कोज है किसी चीज की, मतलब कि कोई उसकी वजह से कोई परिणाम आ रहा है उस सेंटेंस की वजह से, फर्स्ट वाले की तरफ से परिणाम ये आ रहा है, इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि हाँ छुट्टियां मिलेगी क्योंकि स्कूल में घोषणा कर दी गई है। लेकिन जब सेकंड वाले को हम देख रहे हैं तो सेकंड वाला भी तो यही बात बोल रहा है। इसने क्या बोला अलग से, इसने बोला कि कॉलेज में छुट्टी कर दी जाएगी। तो क्या फर्स्ट वाले का सेकंड वाले पे कोई असर पड़ रहा है? नहीं, कोई असर नहीं है। सेकंड वाला अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, फर्स्ट वाला अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। तो ये दोनों ही जो है इफेक्ट E1 हो जाएंगे और ये जो है सेकंड वाला E2 हो जाएगा। अब जो ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें आपको मिलेगा दोनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं या दोनों ही E1 E2 इफेक्ट है। जो इफेक्ट वाले जो थे ना, इफेक्ट है, इसमें कोई कोज नहीं है, इसमें किसी की चीज का कोई इनका कारण आप जो है इसमें डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे एक क्वेश्चन और देखें, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है। तो इसको जो है ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। आपको प्रैक्टिस सेट है, अगली बार से जब ये आएगा तो उसमें प्रैक्टिस सेट के साथ में इसको करते हैं ताकि आपको यहीं पे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी जो है आप अपने उसमें प्रैक्टिस शीट में इसको देखिए, मैं प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। मेरे पास में क्वेश्चन है, बहुत है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मैं तो नहीं करवा सकता। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे लाइन लिखूंगा मैं, सेंटेंस बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उसमें हमारा बहुत टाइम जाता है। तो इस चीज़ की वजह से ना थोड़ा सा कि प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो कर नहीं पाएंगे इसको ढंग सही तरीके से कि इसमें लिख लिख के हम जो है। एक दूसरी चीज़ क्या है कि मेरा सिस्टम जो है अभी फिलहाल उस पर नहीं है जिस पर मैं जनरली पढ़ाता हूँ, तो मुझे इस पर लिखने की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो नहीं रही, तो मैं सही से इस पर आपको लिख के भी नहीं दिखा पाऊंगा, तो उसमें आपको भी दिक्कत होगी। तो आप एक काम कीजिएगा, इसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट जो है वो डाउनलोड करना, 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आप खुद से पढ़ोगे, ऑटोमेटिक ही आप इसको कर लोगे। और अगर फिर भी दिक्कत रही तो हमें टॉपिक को वापस से फिर कभी
रिपीट कर देंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना कीजिए और इस टॉपिक को करते रहिए, पढ़ते रहिए और आपके एग्जाम तक जो है तैयारी करते रहिए। चैनल से जुड़े रहिए ताकि और भी जो है हमारी दूसरी वीडियो जो जीके जीएस एंड हिंदी वाला पोर्शन है वो भी आप एक्सेस कर पाओ। ठीक, तो अभी मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू। नमस्कार बच्चों, आज हमारे पास में जो है एक रीजनिंग का अलग टॉपिक है। बड़ा दमदार टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो आज हम जो है इस टॉपिक को कवर करेंगे। हमारे पास में चैप्टर है क्लॉक। क्लॉक मतलब कि जो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चंस को इसमें सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको देखेंगे और फिर उसके बेस पे जो है हम जितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वो करेंगे। बाकी क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस का आपको हर बार की तरह पता है कहाँ से क्या मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कुछ अलग वीडियो के लिए। तो हमारे पास में आज टॉपिक है क्लॉक। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, उन कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहली बात तो क्लॉक का एक सिंपल सा क्वेश्चन याद रखो। जो इसका पैटर्न वो टाइप होता है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक क्लॉक को कि हमारे पास मान लीजिए ये एक क्लॉक है। ठीक है, अब इस क्लॉक में क्या होती है, मिनट, आवर और सेकंड की घड़ी वो सुई होती है। आप देखेंगे कि इस जगह पे अगर 12 लिखा है, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से यहाँ 6, यहाँ 9, इस तरीके से आपके पास में लिखा रहेगा 4 5 और ये 6 हो गया। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो पूरी क्लॉक है, ये पूरी क्लॉक का जो अगर आपको एंगल मान लिया जाए कि एंगल जो है पूरी क्लॉक में पूरा कितना एक एंगल बनता है, तो वो होता है हमारा 360 डिग्री। क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के एक एंगल बना रही है, ये कितना हो जाता है हमारा 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री। अब जैसे कि एक आपके पास सुई यहाँ है 12 बजे वाली, एक सुई आपकी जो सेकंड की है वो उसको बाद में देखते हैं। अगर एक हावर वाली सुई है, ठीक, वो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपके 24 घंटे का 24 घंटे का टाइम लेती है। ओके, वहीं अगर आपकी मिनट की सुई है तो वो सिर्फ 360 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 1 आवर का टाइम लेती है। वहीं अगर आपके पास सेकंड की सुई है तो वो 360 डिग्री एंगल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय लेती है। कहने का मतलब समझे कि अगर हावर की सुई है तो इसको घूम के वापस यहाँ से यहाँ पहुँचने में 24 घंटे का टाइम लगेगा। या हमारे पास 12 घंटे की क्लॉक होती है तो हम जो है 12 घंटे का इसमें टाइम मान के चलते हैं, सॉरी 24 नहीं, हम 12 को ही मान के चले। 12 घंटे का पूरा टाइम लेती है जिसमें एक घड़ी जो है, क्योंकि हम वॉच के क्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्लॉक में सिर्फ 12 घंटे काउंट करेंगे। ठीक, वो स्टैंडर्ड जो है मैंने 24 उसके अकॉर्डिंग लिखती है। तो 12 घंटे में जो है हम पूरा एक यहाँ से यहाँ घूम के हावर की घड़ी आ जाएगी, सुई आ जाएगी और वो पूरा जो है एक 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लेगी। वहीं अगर मिनट की सुई के लिए पूछा जाएगा तो 360 करने के लिए उसको सिर्फ 60 मिनट का टाइम लगेगा या फिर 1 आवर का 60 मिनट या 1 आवर का उसको टाइम लगेगा पूरा एक 360 डिग्री एंगल बनाने में। और वहीं सेकंड की सुई अगर हुई तो 1 मिनट का टाइम जो है उसके लिए इनफ है, 1 मिनट में वो पूरा राउंड कर देगी, उसमें 360 डिग्री का एंगल वो बना देगी। एक कंडीशन थी हुई। दूसरी हमारे पास में होता है कि अगर मान लीजिए इस पूरे राउंड में घूमने के लिए 360 डिग्री का एंगल बनता है तो ये जो पूरी क्लॉक होती है ये 12 बराबर पार्ट में डिवाइड रहती है, क्योंकि 1 2 3 4 5 12 होते हैं ना पूरे, तो 12 बराबर पार्ट में ये डिवाइड रहती है। तो अगर हम एक पार्ट की देखें 360 डिग्री डिवाइड बाई 12 तो कितना होता है 30 डिग्री। मतलब अगर एक पार्ट की हम बात करें, इस एक पार्ट की
चाहे इधर से कोई सा भी एक पार्ट जो होता है, जो हमारा एक इसका भाग होएगा 5 से 6 के बीच, 6 से 7 के बीच, ये जो हमारे पास में एंगल होता है, ये जो एंगल हमारे पास में होगा, ये वाला जो एंगल हमारे पास में होता है, ये होता है 30 डिग्री। कितना होता है? 30 डिग्री। तो एक पूरा, एक 12 बजे से 1 बजे के बीच में या किसी भी पार्ट के बीच का अगर आप देखोगे, तो जो पांच जो गैप होता है वो 30 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब कि अगर मिनट की सुई से घूमेंगे, चलेंगे हम, तो 5 मिनट में जितना एंगल बनता है वो बनता है हमारा 30 डिग्री। क्योंकि मिनट की सुई यहाँ से अगर यहाँ तक पहुंचेगी तो 5 ही मिनट तो होगी ना, ये 5 मिनट हो गई। यहाँ से यहाँ आएगी तो 10 मिनट हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 15 मिनट हो जाएगी। तो 5 मिनट में कितना टाइम कर एंगल बना देती है? 30 डिग्री का एंगल। ओके, तो 10 मिनट में कितना बना देगी? 60 डिग्री का एंगल। और 20 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में कितना बना देगी? 15 मिनट में हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो मिनट की सुई जो है, पर मिनट जो है, पर क्वार्टर जो है 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर मान लीजिए 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 30/5 इक्वल टू 6 डिग्री का। मतलब मिनट की सुई हमारी जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। इस चीज को याद रखना। अब वो टाइम कुछ भी पूछे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे, हम उसको आंसर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए वो कुछ भी कितने भी मिनट पूछ लेता है, तो हम उसको इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप इसको याद रखिए, अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का। ओके, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब इससे रिलेटेड हम जो है एक क्वेश्चन पूछ कर लेते हैं। कैसे? मान लीजिए एक घड़ी में आपके पास क्वेश्चन है, 9:45 हो रही है, 45 नहीं, 45 इजी हो जाएगा, हम इसको 48 कर देते हैं। 48 मिनट हो रहे हैं। ओके, 9:48 हो रहे हैं। हमने इस घड़ी को वापस कुछ समय बाद देखा, तो इस वॉच में 9:57 हो रहे हैं। ठीक है, 9:48 यहाँ हो रहे थे, 9:57 यहाँ हो रहे थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि मिनट की सुई के द्वारा कितना एंगल बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे देंगे? देखो 9:48 हो रहे थे, मिनट की सुई जो है अब आपका कितने डिग्री का एंगल बना के आपको दे रही है, वही आपको बताना है। कितने डिग्री का एंगल ये बना के आपको देगी, यही बताना है। ओके, तो कैसे पता करेंगे? 9:57 अगर थे आपके पास में, 9:48 आपने पहले देखा, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम बचा वो कितना बचा हमारे पास में? 9 मिनट का। 9 मिनट बाद हमने उस घड़ी को देखा है, तो 9 मिनट में जो है मिनट की सुई कितना एंगल बना देती है हमारा? 1 मिनट में जो है 6 डिग्री बनाती है। तो 9 मिनट में 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 54 डिग्री का एंगल जो है हमारे वो वॉच बना के आपको देती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। मिनट की सुई कितनी देर में बना के देगी आपको? 54 मिनट में आपको जो है, जो सॉरी 54 डिग्री का एंगल आपको वो बना के देगी। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का इसका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए ये क्लॉक है, इस क्लॉक के अंदर जो है आपका टाइमिंग ये हो रखा है। हाँ, कितना टाइम हो रखा है हमें उससे मतलब नहीं है। अब इस क्लॉक को अगर हम ले गए किसी मिरर के सामने, तो मिरर में इसमें कितना बज रहा है? ये मान लीजिए टाइम है, ये हावर की सुई है और ये मिनट की सुई है। तो कितना टाइम हो रहा है इसमें? 12:15 हो रही है इसमें। ओके, तो अगर हमने इसको मिरर के सामने रखा, तो वो पूछेगा कि मिरर के सामने जब रखेगा तो मिरर में
टाइम क्या होगा, ये हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब इस घड़ी को अगर मिरर में आप देखोगे तो मिरर में जो है कोई भी चीज़ जो लेफ्ट में होती है वो राइट में दिखती है, जो राइट की चीज़ होती है वो लेफ्ट में दिखती है। तो उधर वाली जो ऊपर वाली सुई है वो तो वैसे की वैसे दिखेगी, लेकिन ये वाली सुई अब आपको इधर नहीं दिखेगी, ये वाली सुई आपको इस तरीके से दिखेगी। आप जो है इसको प्रैक्टिकल के साथ समझो, अपनी पास में वॉच होगी, क्लॉक होगी, उसके सामने मिरर ले जाके उससे समझने की कोशिश करो। ये इस तरीके की हमको दिखाई देगी मिरर के अंदर। तो अब इसमें जो टाइम हो रहा है वो टाइम 12:15 नहीं हो रहा है। अब जो टाइम होगा ये मिनट की सुई जो है यहाँ पे जो थी, यहाँ पे 12:15 होता, लेकिन इसमें कुछ नंबर लिखे हुए नहीं है, ये डायरेक्ट इसी तरीके से। तो आप अब इसमें टाइम हमको कितना नजर आएगा, 12:45। ओके, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन इसमें नजर आएगा, मिरर में इस तरीके से हमें नजर आएगा। समझ में आया आपको बात? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। या फिर जो है मैंने इसको थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, देखो इसको मैं टाइमिंग को थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ ताकि फिर इसका हम जो है शॉर्ट में देख सके। इसमें आपके बज रहे हैं घड़ी में, मान लीजिए 3 बज रहे हैं। ओके, अब जब आपको इसको मिरर में देखोगे तो कितने बजेंगे, इसमें 9 बजे हुए नजर आएंगे आप। ठीक है, यहाँ 3 बज रहे थे, यहाँ 9 बज रहे हैं। इस तरीके से आपको ये घड़ी में नजर आएंगे। मान लीजिए आपके मिरर में, अब इसमें एक चीज याद रखो कि मिरर में अगर मान लीजिए 9 बज रहे हैं तो वो 3 नजर आते हैं। ठीक है, 12 बजेंगे तो वो 12 ही नजर आएंगे, 11 बज रहे हैं तो वो 1 नजर आता है, 10 बज रहे हैं तो वो 2 नजर आता है। ठीक है, 7 बज रहे हैं तो 5 आएगा, 6 बज रहे हैं तो 6 ही नजर आता है, 8 बज रहे हैं तो 4 नजर आता है। इस तरीके से आपको अपोजिट दिखता है। अब इसमें एक चीज आप देखोगे तो देखो, सिंपल सा नियम, सिंपल सा रोल। अगर इस तरीके से मिरर इमेज का क्वेश्चन आपसे क्लॉक में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, 12 में से उसको माइनस कर देना है। जैसे 12 में से अगर 3 माइनस करेंगे कितना बचेंगे, हमारे पास 9 बचेंगे। मतलब जो आमने सामने जो बचते हैं उनका योग हमेशा 12 होता है। देखो, 11, 10 प्लस 2 12, 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 6 12, 7 और 5 12। तो इस तरीके से आपके सामने इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अगर मान लीजिए कि आपकी वॉच में 8:20 हो रहे हैं क्लॉक में, अब उसको ले गए आप मिरर में और आपसे पूछा गया कि मिरर में इसका कितना बजेगा। ठीक है, अब आप एक तो तरीके से क्या कर सकते हो, किस तरीके से आपको बना के देखना पड़ेगा, या क्वेश्चन इस तरीके से थ्योरी में लिखा है तो इसका क्या करेंगे, लिखा हुआ है तो 8:20 अगर हो रहे हैं तो ये बात तो कंफर्म है कि हम इसको 12 में से माइनस करेंगे तो वो बजेंगे 4, 8 माइनस 12 मतलब 4 बजेंगे। लेकिन एक चीज और देखो, 8:20 और एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो 12 में से आप पूरे 8 नहीं घटा सकते, 7 घंटे और 40 मिनट ही घटा सकते हो, क्योंकि 20 मिनट भी तो एक्स्ट्रा है यहाँ पे। 8:20 हो रही है ना यहाँ पे, तो ये 20 मिनट को भी तो आप घटाओगे तो पूरे बात जो 4 बजे हैं उस 4 में से फिर से 20 मिनट को आपको यहाँ से अलग से घटा दो, चाहे इसके साथ में एक बार में इसको काउंट कर लो। अब यहाँ से अगर 20 मिनट और माइनस करेंगे 4 बजे में से तो 3 बज के कितना हो जाएगा, 40 मिनट। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका एक सिंपल और साधारण तरीका मैं आपको बताऊं तो वो क्या होता है, 11:60 में से जो आपका टाइम हो रहा है उस टाइम को माइनस कर दो। कितना हो जाएगा, यहाँ तो बचेगा 40 और यहाँ कितना बचेगा, 3 3:40। इस तरीके से आप जो है मिरर के जो क्लॉक के इमेज के क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन हमने देख लिया एंगल वाला, एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया जो क्लॉक में इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा पुटअप किए जाते हैं, तो आप इनमें से जो है इसको डायरेक्ट इस तरीके से करना सीखो। ये होते हैं आपके मिरर इमेज वाले क्वेश्चन, कि अगर इस तरीके से मिरर में पूछा गया तो। इसके कुछ वाटर इमेज के क्वेश्चन भी होते हैं, वो हम जो है बाद में वाटर इमेज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर जब आएगा तो हम उसको वाटर इमेज में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन आपका ये हुआ। अब इसमें और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मैंने एंगल वाले क्वेश्चन बताए वो आप कर लोगे, उसको मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके अंदर। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन करता हूं तो आप उन क्वेश्चनों पे ध्यान दें। पहला क्वेश्चन हमारा है कि
3 बजे जो हावर की सुई है एंड मिनट की सुई है, उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या है, ये आपको बताना है। 3 बजे हावर की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल है वो आपको बताना है। तो 3 कैसे बजते हैं, देखो 3 का बजते हैं हमारे इस तरीके से। 3 बजते हैं हमारे इस तरीके से। ओके, यहाँ 3 और यहाँ पे जो 12 है, ये हो गया हमारी मिनट की सुई और ये हो गई हमारी हावर की सुई। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है वो हमें बताना है। तो मैंने बताया था कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। जब आप इसको पूरे को देखोगे तो इसमें कितने बॉक्स होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 हो जाते हैं, क्योंकि एक के बीच में 5, 5 10 और 5 15, 15 इसके पार्ट रहते हैं। तो बीच में कितने पार्ट हो गए, 15। तो 15 इंटू 6 करेंगे तो हम कितने आ जाएगा, 15 इंटू 6 करेंगे तो 90 डिग्री। तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में हमेशा 3 बजे और 6 बजे के बीच में होगा। ओके, तो इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हम्म एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ये देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किस समय किस समय घड़ी की मिनट एंड हावर सुइयां एक दूसरे के ठीक ऊपर होती है। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से लिखो, मैंने थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को सही से लिखा नहीं। कितने, यहाँ से लिख देता हूँ, कितने समय बाद घड़ी की मिनट और आवर की सुइयां एक दूसरे के ठीक ऊपर होती है। ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद जो घड़ी की जो मिनट की सुई है और घंटे की सुई है वो एक दूसरे के ठीक ऊपर आ जाती है। कि मान लीजिए आपके पास में एक वॉच है जिसमें 12 यहाँ लिखा हुआ है, अभी फिक्स 12 बज रहे हैं, तो मिनट की सुई भी यहाँ है और इसकी हावर की सुई भी इसी जगह पे, दोनों ठीक है। कितने समय बाद ये घड़ियां, ये सुइयां एक दूसरे के इसी तरीके से ठीक ऊपर आएंगी, कितने समय बाद। तो क्या करेंगे हम, ये जब पूरा घूमेगी, निकल गई निकल गई निकल गई और दोबारा अगली बार यहाँ आएगी, तो क्या ठीक है एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी जब मिनट की सुई यहाँ आएगी, तो नहीं। अगर एक राउंड पूरा करने के बाद में मिनट की सुई यहाँ आएगी तो उस टाइम पे जो हावर की सुई है वो लगभग लगभग यहाँ पहुंच चुकी होगी, एक उस पर आगे ट्रांसफर हो चुकी होगी, हो गई होगी ना। तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो एक हावर में तो 60 मिनट होती है और 60 मिनट में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 60 मिनट में मिनट की सुई वापस इसी जगह पे आएगी और इसी जगह पे जब मिनट की सुई आएगी तब तक जो हावर की सुई है हमारी, अगला केस हमारा क्या बनता है कि जब तक मिनट की सुई यहाँ आएगी हमारी हावर की सुई जो है इस जगह पे आगे तक पहुंच चुकी होगी। तो फिर कैसे होगी एक दूसरे के ऊपर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस मिनट की सुई को और आगे बढ़ना पड़ेगा, इस मिनट की सुई को और आगे 5 मिनट आगे जाना पड़ेगा, तभी तो वो इसके ऊपर ओवरलैप करेगी। तो 60 मिनट में कोई भी सुई ऊपर नीचे ओवरलैप नहीं करेगी, 65 मिनट में करेगी, क्योंकि 5 मिनट ये आगे बढ़ चुकी होगी हावर की सुई। जब यहाँ वापिस आएगा तो उस टाइम पे जो है हावर की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर चुकी होगी इस जगह पे। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट ओवरलैप करने के लिए उसको 5 मिनट आगे बढ़ना पड़ेगा और उस 5 मिनट में हावर की सुई जो है
हल्की सी यहाँ 1 से थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगी, तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि एक दूसरे को ओवरलैप करे। इसलिए इस क्वेश्चन में अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इसमें एक शब्द जोड़ देते हैं लगभग, यहाँ पे एक शब्द वो जोड़ते हैं लगभग एक दूसरे के ठीक ऊपर होती। कब होती है? हर 65 मिनट के बाद में लगभग वो घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लगभग ठीक ऊपर होती है। ओके, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन इसका क्लॉक का आ सकता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन पूछा है कि 6 PM पे मिनट एंड आवर की सुई के बीच का एंगल कैसे बताएंगे? एक घड़ी बना देंगे, घड़ी बनाते ही 6 कहाँ बजेंगे? 6 बज गई यहाँ पे, ठीक है, 6 PM पे। और जब 6 बजेंगे तो ये तो होगी हावर की घड़ी, और ये ऊपर की तरफ कौन सी होगी? मिनट की सुई, यहाँ 12 होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ठीक एंगल कितना होगा? तो आप जानते हो ये इधर से नापो चाहे इधर से नापो, एंगल हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री। तो कितना होता है इन दोनों के बीच में टाइम? हमेशा 180 डिग्री का। ऐसे और भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन जैसे दे रखा है कि 4 बजे क्या होगा, तो 4 यहाँ बजेंगे, उस टाइम पे ये घड़ी यहाँ रहेगी। अब कितना गैप हो गया यहाँ पे? अब अगर आप गिन के देखोगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, 5 1 2 3 और ये 4। तो एक ब्लॉक में कितनी मिनट होती है? 5 मिनट। और 1 मिनट का एंगल कितना होता है? 6 डिग्री। अगर 1 मिनट का एंगल 6 डिग्री होता है तो यहाँ से कितनी मिनट हो जाएगी टोटल? ये 20 मिनट हो जाएगी यहाँ पे। तो 20 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का एंगल होगा इनके बीच में। कितना होगा? 120 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपकी क्लॉक में आपसे कई बार पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसके करवाऊंगा नहीं, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करो। मेरी प्रैक्टिस करने से सिर्फ, मैं अगर प्रैक्टिस करवाऊंगा तो इससे सिर्फ मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आप लोगों की प्रैक्टिस इससे नहीं हो रही है। इसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी जो है आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। क्लॉक में और भी कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन क्लॉक में बन जाएंगे कि जिनका अंत नहीं है। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है बाहर जाता हो आपके सिलेबस से। जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे मैं वही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ओके, तो इतना काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन इनसे ज़्यादा आता है, इनसे ऊपर का आता है, जिसकी और भी टफ हो, जिस मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो वो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। जब हमारा पूरा एक बार ये हो जाएगा, उसके बाद हम जो है जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट करेंगे काफ़ी सारे। तो उनके अंदर अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो हम उन क्वेश्चनों को वहीं पे सोल्व किया करेंगे। ओके, वहीं पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, वहीं पे उसी तरीके से कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जा सकता है, हम इन क्वेश्चनों को वहीं पे करने की ट्राई करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। ये जो है आपके बेसिक जो क्लॉक के क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके के क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा और तो क्वेश्चन क्या ही बनेंगे इसमें से, आपके लेवल के हिसाब से तो ये बहुत है। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनेगा तो मैंने बता दिया है क्या करना है। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारियाँ करते रहिए। आपके पेपर को ज़्यादा टाइम नहीं है तो लगे रहिए। तो उधर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप 10 मिनट कुछ पढ़ के और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सको। बाकी नोट्स वगैरह प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अदर सब्जेक्ट पढ़नी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, फॉलो कीजिए इंस्टा वगैरह पे, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी, क्यूज मिलती रहेगी, और आप जो है अपनी तैयारी सही तरीके से चलाते रहेंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं कथन और पूर्व धारणाएं। कथन और पूर्व धारणा के क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ क्वेश्चन के पेपर के अंदर आपके इस तरीके के एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ये 4-5 टॉपिक होते हैं एक जैसे, इनके अंदर से किसी 1-2 टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फिक्स नहीं है कि हो सकता है इसमें से भी एक आ जाए या किसी और टॉपिक में से आ जाए। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है जो मैंने आपके जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में जो है प्रीवियस ईयर वाले में देखा हुआ है। मैंने वो पेपर देखा था, उसके अंदर इस तरीके का क्वेश्चन
आए। तो इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में आपको जो है एक कथन स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है, उसके बाद में उससे रिलेटेड एक जो है एक पूर्व धारणा होगी, एक अजम्पशन होगी, जिसकी वजह से या कंक्लूजन होगा उसका कि स्टेटमेंट में जो आया है क्या उसका कंक्लूजन वो है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर जब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, या यहाँ पे अगर लिखने लगे तो बहुत टाइम हमारा बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं क्वेश्चन को आपको बोल के सुना दूं, या फिर मैं शॉर्ट में इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना। स्टेटमेंट है हमारे पास में कि सरकार ने सभी सूखाग्रस्त इलाकों में अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की घोषणा की। सॉरी। अब जो है आपको इसने स्टेटमेंट दे दिया, अब इसके अजम्पशंस दिए होंगे। अजम्पशंस में क्या होंगे, फर्स्ट दिया हुआ है इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है। एक तो आपके सामने ये दिया हुआ है। दूसरा आपको दिया हुआ है, हो सकता है इन कार्यक्रमों के बाद कम से कम एक बार का खाना तो मिलेगा। हो सकता है कि इन कार्यक्रमों के बाद खाना तो एक से ये जो है आपके पास में दोनों। अब आपको इनको देख के बताना है कि जो स्टेटमेंट दी है क्या ये स्टेटमेंट से दोनों रिलेट करते हैं। अगर करते हैं तो हमारे पास में जो ऑप्शन आएंगे उन ऑप्शंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे दिया होगा कि कंजम्पशन जो है आपका वो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं, या दोनों स्टेटमेंट से के पूर्व धारणाएं हैं, ठीक है। या रहेगा कि फर्स्ट उससे रिलेट करता है, या सेकंड करता है, या दोनों नहीं करते, या स्टेटमेंट और जो अजम्पशन है एक दूसरे से भिन्न है। इस तरीके के चार पांच ऑप्शन, चार ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो वो किसी भी तरीके से आपको चार ऑप्शन बना के दे सकता है। हमें देखना क्या है कि किस तरीके से
इनको रिलेट किया जाता है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था, उसमें क्या होता है कि डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ टॉपिक दिया जाएगा, उसका प्रभाव दिया जाएगा और उसको समझा जाएगा कि उसकी वजह से जो है, कोज की वजह से क्या इफेक्ट नजर आ रहा है। वो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। इस चैप्टर में क्या है कि स्टेटमेंट आपको दी जाएगी जिसके अजम्पशंस होंगे, जिसकी दो पूर्व धारणाएं होंगी कि ये जो सरकार ने कुछ काम किया। अब इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि कहीं पे सूखाग्रस्त इलाका है, उसमें खाने पीने की चीजों की कमी होगी, तो उस सूखेग्रस्त इलाके में उस खाने पीने की चीजों की कमी होनी ही है। तो उसको भरपाई करने के लिए कि लोगों को कम से कम जो है कुछ तो करेंगे, तो उसके बदले उन्होंने क्या किया कि आपको अतिरिक्त काम दिया जाएगा और जो काम आप करोगे उस काम के बदले आपको अनाज दिया जाएगा। क्योंकि सूखाग्रस्त इलाके हैं, वहां पे अनाज की कमी है। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट का कुछ काम करोगे, गवर्नमेंट कुछ स्कीम ले आएगी जिससे उसका काम करने के बदले आपको अनाज दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट का इसके पीछे का टारगेट क्या है? इसका पीछे का टारगेट ये तो नहीं है कि हाँ आपको अनाज दिया जाएगा, आप उस अनाज को बेच दो और अपनी जेब में पैसे रख लो। अनाज अगर पैसे ही देने होते तो गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको पैसे ही वहां पे जो आपकी इनकम होती वो उसमें ऐड कर देती कि जो पैसे हैं आपको पर डे के हिसाब से पैसे दे दिए जाते। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, पैसे नहीं, हम अनाज देंगे। क्योंकि अगर पैसे दिए गए तो हो सकता है वो अनाज वगैरह बहुत महंगी कीमत पे मिले, लोगों का उससे जीवन यापन ना हो पाए, या लोग जो है कई तरीके के जैसे साहूकार टाइप के लोग होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, उसकी रेट बढ़ा के उसको बेचे, तो हो सकता है उस चीज से आपकी पूर्ति ना हो पाए। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको अनाज देते हैं। गवर्नमेंट का उद्देश्य ये है कि अगर अनाज दिया जाएगा तो लोग उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर पाएंगे। ओके। तो इसी वजह से जो है गवर्नमेंट उसको अनाज दे रही। तो क्या हो गया इसका पूर्व धारणा, क्या हो गई इसकी धारणा, क्या है गवर्नमेंट ने क्या सोचा इसका कि लोगों का जो है पेट भरेगा, कम से कम लोगों को कुछ तो खाने को मिलेगा। इसी वजह से उन्होंने अनाज देना शुरू किया है। तो हमारा जो है सेकंड वाला जो इसमें दिया हुआ है, ये इससे रिलेट हो गया। ठीक है, कि भाई कम से कम एक टाइम का खाना तो मिलेगा अगर हम कुछ अनाज देंगे तो। ठीक है। अब सेकंड वाला तो बिल्कुल है, फर्स्ट वाले पे जाते हैं। इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है। अगर सरकार के पास धन नहीं होता तो सरकार योजना ही कैसे चला देती? अगर योजना चलाई है तो इसका मतलब है कि सरकार के पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त अनाज है, इसीलिए सरकार ने ये योजना चलाई है। इसीलिए ये दोनों जो है आपके अजम्पशंस, जो आपकी पूर्व धारणाएं हैं, ये पूर्व धारणाएं ही दोनों ही इसके साथ में रिलेट करेगी, दोनों ही इसके लिए सत्य है। अगर वहां पे क्वेश्चन में इस तरीके से देखने जाए, क्या पूर्व धारणा फर्स्ट सत्य है या सेकंड सत्य है, या दोनों ही सेंटेंस के लिए सत्य है या नहीं है, या इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन किसी भी तरीके से वो घुमा के दे सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन किस तरीके से बना के देगा, लेकिन आपको कोरिलेट इसी तरीके से करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम में पढ़ते हो, अगर आप पढ़ोगे तो आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, ये जो है आपकी एक स्टेटमेंट हो गई। या फिर आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स ने बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, ये आपकी एक स्टेटमेंट हो गई। अब अजम्पशन अगर इसके बनाने लगे तो हम बनाएंगे कि अच्छी शिक्षा से बच्चे का जो क्या होता है इनकम, अच्छी शिक्षा से पढ़ के बच्चा एक अच्छी जॉब करेगा जिससे उसकी इनकम मतलब उसका जो सामाजिक जीवन है वो उच्च स्तर का होगा। और दूसरा होगा कि पेरेंट्स के पास में आमदनी है, इसीलिए उन्होंने अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाया। तो दोनों ही जो कथन अब इसमें मैंने बोले हैं, ये दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे स्कूल में गया है तो बच्चा वाकई में पढ़ेगा। पढ़ेगा तो वो जो है आगे जाके कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करेगा, जिसकी वजह से उसका जीवन स्तर ऊपर जाएगा। और दूसरा है, अगर अच्छी स्कूल में रखा है तो इसका मतलब उसके जो पेरेंट्स थे वो अच्छी इनकम जनरेट करते हैं, और उस अच्छी इनकम की वजह से वो है स्कूल का जो बिल्स वगैरह है, उसके लिए जो फीस है, वो सारी चीजें वो दे पाएंगे, उसमें वो सक्षम है। तो दोनों ही कथन जो है हमारे उससे रिलेट करेंगे। तो इस तरीके से स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके करवाए जाते हैं, इस तरीके से इनको सोल्व किए जाते हैं। ठीक है। और अगर मैं इसमें क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें एक क्वेश्चन और देखो कि जैसे नगर निगम में मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति के हाँ, नगर निगम ने
मानसून आने तक शहर में जलापूर्ति के 50% जलापूर्ति में 50% की कमी करने की घोषणा की है। गवर्नमेंट ने क्या किया, नगर निगम ने, कि भाई जब तक मानसून नहीं आता, अब आगे से हम जो है जितना पानी आ रहा है उस पानी की 50% ही पूर्ति करेंगे। 50% कम नल आएगा, कम पानी आपके आएगा। तो अब इसके अजम्पशन क्या है, कम पानी आ रहा है तो अजम्पशन क्या हो सकते हैं, देखो खुद हम भी तो सोच सकते हैं कि कम पानी देने का रीजन क्या हो सकता है, बारिश कम हो या नगर निगम के पास पानी की व्यवस्था ना हो। ठीक है, तो अब इसमें इसके अजम्पशन दे रखे हैं, वो क्या है, हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे। हो सकता है लोग की इस निर्णय का विरोध करेंगे। और दूसरा है, हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दे, क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रहा है। तो अगर गवर्नमेंट ने, नगर निगम ने पानी कम किया है तो उसमें उसका क्या लॉजिक हो सकता है, कि हो सकता है कि पानी की कमी हो, वो तो हमने बनाया था, इसने वो नहीं दे रखे, इसने दिए हुए हैं। कि हो सकता है ये लोग नगर निगम के इस जो एक पक्षीय निर्णय है इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में एक चीज और हमेशा याद रखनी है, वो ये कि कभी भी अजम्पशन को जो है विरोधात्मक नहीं रखना, उसके अपोजिट नहीं रखना। अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो उस काम में हमेशा उसको पॉजिटिविटी के हिसाब से ही देखते जाते हो। अगर कोई बिजनेस शुरू किया है आपने, तो उसमें आप यही देखते हो कि आपको उसमें प्रॉफिट ही हो। आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैंने बिजनेस इसलिए करना शुरू किया है कि मैं इसमें लॉस खाऊंगा। तो अगर गो नगर निगम ने कुछ काम किया है तो वो काम अच्छे के लिए ही उन्होंने किया होगा। ऐसे तो ये नहीं ना कि आप लोगों को पानी पीना कम कर दो, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। तो अगर कहीं पे विरोध आ जाए, विरोधाभास आ जाए कहीं पे, सामने वाले को जो है आप विरोध बता रहे हो, तो अगर विरोधाभास आपके पास में आता है, ठीक है, क्या होगा, अगर कोई सेंटेंस में विरोधाभास हो, या मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हो उसका, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो भी आप जो है उस सेंटेंस को उसके साथ में, क्या बोल क्या था ये, उसके साथ में उसका जम्सन नहीं मानेंगे, वो उसकी पूर्व उदाहरणा नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव हम करने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। और दूसरा क्या था, हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दे, क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रहा है। जो पहला वाला था हमारा, हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करें। तो विरोध करने वाला जो है हमारा विरोधाभास सेंटेंस हो गया, एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया उस फैसले के खिलाफ जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट के खिलाफ अगर कोई फैसले में दिया हुआ है एजम्पशन में, तो वो कभी भी उसके साथ में सपोर्ट में नहीं आएगा। तो ये कभी भी इसका अजम्पशन नहीं हो सकता। दूसरा, हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दे, क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रहा है। ओके, अब दूसरे में देखो, हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दे। अगर नगर निगम निवासियों के कर को कम करेगा तो क्या नगर निगम का फायदा होगा इससे? नहीं, इससे नगर निगम का नुकसान होगा, क्योंकि यह जल को उपलब्ध कराने में असफल रहा है। तो अगर कहीं पे आपको असफलता हो या कमी भी नजर आए, तो ये भी एक तरीके से विरोधाभासी हो जाते हैं। ये भी क्या होते हैं, एक तरीके से विरोधाभासी टाइप के ही सेंटेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर मान लीजिए कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या उसमें कमी करने के लिए करने जा रहे हो, उसमें असफल होने के लिए करने के लिए कर रहे हो? नहीं, उसमें आप अच्छा ही करने के लिए कर रहे हो। तो अगर नगर निगम ऐसा कर रही है तो उसका कुछ और रीजन है। ये जो दोनों ही इन्होंने दिए हुए हैं, ये गलत है, ये दोनों ही अजम्पशन नहीं होंगे। लेकिन अगर हम हमारी तरफ से एक माने की, जैसे मैं आपको बताऊं कि नगर निगम जो है इस वजह से पानी कम करने जा रही है, क्योंकि मानसून की कमी के कारण जो है पानी की कमी हो गई है। तो उस पानी को थोड़े लंबे टाइम तक अगर उनको चलाने के लिए जो है सही तरीके से नगर निगम उस पानी का उपयोग करना चाहती है।
तो अगर ये एक अजम्पशन दिया हुआ होता तो हम इसको कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें ना कोई विरोधाभास है, ना किसी तरीके कोई रीजन है। अगर नगर निगम ये लोगों को ये चीज बोल के भी पानी को कम करती है तो लोग इसमें विरोध नहीं जताएंगे, क्योंकि नगर निगम पानी नहीं बना रही, पानी नेचुरल आएगा। तो नगर निगम पहले से ही कह सकते हैं कि पानी की कमी जो है हमारे सोर्स में हो चुकी है, हम इतना पानी जो है यूज करने के कैपेसिटी नहीं रखते, इसलिए आज के बाद में जो है हम पानी का सही उपयोग करेंगे, इस वजह से आप पानी को आधा कर दीजिए। ठीक है, और सिर्फ मानसून आने तक, मानसून जैसे ही आएगा हम वापस से इसको चालू कर देंगे। तो ये होता है हमारा अजम्पशन का। अब ऑप्शन में आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को एक मिल सकता है, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड इम्प्लिसिट, मतलब ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों ही इससे कोई अर्थ नहीं रखते, कोई संबंध नहीं रखते। ठीक है, इसमें निहित नहीं है। इस तरीके से जो है ये अजम्पशन वाला टॉपिक आपका होता है। तो इसमें इस तरीके की चीजों को आपको ध्यान रखना। ओके, तो ये है हमारा टॉपिक जो था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। तो इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें जो है इस चीज को ध्यान रखना है कि विरोधाभासी जो हो जाए उसको नहीं लेना, और अगर इस तरीके का कोई और भी क्वेश्चन आपको दिखता है अपोजिट जो है वो बिल्कुल नहीं लेना। और जो है अजम्पशन में क्या है कि 100% संभावना हम मान के चलते हैं कि ये होगा, इसी के लिए इसीलिए जो है उसको हम उसके साथ इम्प्लिसिट करेंगे। गलत होने का कोई चांस नहीं हो, 100% ट्रू हो। पॉसिबिलिटी रियल लाइफ में हमेशा होती है, यह हमेशा रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम होगी। पॉसिबिलिटी जो आपकी होती है वो हमेशा होती है रियल लाइफ में, उसी को मान के हम सारे काम करते हैं। तो रियल लाइफ में से ही बेस्ड जो है इस तरीके के स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये जो है आपका एक अजम्पशन इसका टॉपिक है। एक क्वेश्चन की और मैं इसमें बात करूं तो देखो, एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और एक पेड़ से जाकर टकराई। स्टेटमेंट थी, सड़क अच्छी नहीं थी, ड्राइवर काफी कुशल था, वह पिछले 15 सालों से कार चला रहा है। एक कार की दुर्घटना हो गई और वो पेड़ से जाके टकरा गई। सड़क जो है बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ड्राइवर काफी कुशल था, तो पिछले 15 सालों से गाड़ी चला रहा था। अब इसके अजम्पशन क्या है? दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई है, और दूसरा है कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी। तो क्या ये सही होगा? दुर्घटना या ड्राइवर की वजह से हुई? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ड्राइवर के बारे में डायरेक्ट स्टेटमेंट में जो कहा गया है उसको ड्राइवर को देखकर बताया गया है कि वो एक कुशल ड्राइवर था। तो कुशल ड्राइवर के अपोजिट में आ गई अब ये बात कि ड्राइवर की वजह से हुई है। हाँ, तो कह रहा है कि ड्राइवर एकदम कुशल था, यहाँ कह रहा है कि नहीं ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो एक दूसरे के अपोजिट होगा ना ये। मैंने पहले ही वो है, अगर कोई विरोधाभास कर दे स्टेटमेंट का जैसे ही विरोधाभास आएगा कंक्लूजन में, एजम्पशन में, वो तुरंत गलत कर दो उसको कि ये नहीं हो सकता भाई, विरोधाभास तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। दूसरा, कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी। ठीक, अब देखो कार के बारे में कोई क्लियर नहीं किया गया है, हो सकता है कार में यांत्रिक खराबी हो क्योंकि ड्राइवर अच्छा था, सड़क अच्छी नहीं थी। तो इसमें अपोजिट तो ये भी नहीं है कि कार के बारे में कुछ यांत्रिक खराबी थी। कार के बारे में यांत्रिक खराबी हो सकती है, स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, स्टेटमेंट उसे दे दिया है कि एक कार की सड़क दुर्घटना हुई है और पेड़ से जाकर टकराई, सड़क अच्छी नहीं थी। तो सड़क अच्छी नहीं थी लेकिन वहां तो हजारों गाड़ियां निकलती है ना, तो सभी का तो एक्सीडेंट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि गाड़ी में भी कुछ यांत्रिक खराबी हो सकती है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियर नहीं किया। अगर स्टेटमेंट में बोल देता कि एक कार की सड़क दुर्घटना हुई है और कार में कोई खराबी नहीं थी, ठीक है, या कार एकदम सही थी, एक कार की सड़क दुर्घटना हुई है, कार एकदम न्यू थी, इस तरीके का भी अगर सेंटेंस होता तो भी हम इसको विरोधाभास मानते, फिर कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी ये विरोधाभास हो जाता। जबकि उसने कार के लिए कुछ स्पष्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि कार में खराबी हो सकती है। ओके, तो इसी वजह से जो है अब इसको
हम जो है सही मानेंगे कि ये जो है हमारा सही सेंटेंस है, कार में कुछ यांत्रिक खराबी हो सकती है। ठीक है, कि क्योंकि अपोजिट ये हुआ नहीं है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये इलॉजिकल भी नहीं है। कोई खराबी से एक्सीडेंट हो सकता है, ये पॉसिबल है कि कोई एक्सीडेंट अगर कोई है हुआ है तो कोई खराबी कार में हो सकती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस हो गया है, स्टेटमेंट के लिए पॉजिटिव सेंटेंस हो गया है। ऐसे पॉजिटिव नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ तो अच्छी चीज नहीं, लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक चांस हो सकता है कि वो गाड़ी में खराबी थी, तो स्टेटमेंट के लिए तो पॉजिटिव हुआ ना, कि स्टेटमेंट को तो कुछ तो मिला इससे। ओके, तो ये होते हैं हमारे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन। अब जो है इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं, इससे आगे के टॉपिक जो है हम कल फिर देखेंगे। तो यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक तैयारी कीजिए, इनके प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जो है आप ऐड हो जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, ताकि आगे आने वाली और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी एक सही ढंग से, सही तरीके सुचारू रूप से चलती रहे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।